हेलो एवरीवन। हमारे लास्ट वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 14 को देखा था, जिसमें फ्री कंसेंट को डिफाइन किया गया था। इसमें 5 ऐसे एलिमेंट बताए गए थे जिनके होने पे कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। ये एलिमेंट थे कोअर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। हमारे आज के वीडियो में हम सेक्शन 15 से लेकर 19A तक के देखेंगे और इन्हीं एलिमेंट्स में से कुछ की डेफिनेशन देखेंगे उन सेक्शंस में। सेक्शन 15 बात करता है कोअर्सन की। प्रतिपीड़न को ये डिफाइन करता है। इट मीन्स कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन वॉट एवर with the intention of causing any person to enter into an agreement। इसका ये मतलब है कि कोई ऐसा कार्य करना या कोई ऐसे कार्य को करने की धमकी देना जो आईपीसी में फॉरबिडन है या आईपीसी के तहत उसको निषिद्ध किया गया है, या फिर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अनलॉफुली डिटेन करना या उसको डिटेन करने का धमकी देना, थ्रेटन करना, इस उद्देश्य से विद द इंटेंशन कि इसके माध्यम से उस व्यक्ति को किसी एग्रीमेंट में लाया जा सके, कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। इसी में एक एक्सप्लेनेशन क्लॉज भी है जो बताता है इट इज़ इमटेरियल वेदर द आईपीसी इज इन फोर्स और नॉट इन द प्लेस वेयर द कोअर्सन इज एम्प्लॉयड। इसका मतलब ये है कि यह चीज़ मायने नहीं रखेगी कि जहाँ कोअर्सन किया गया है वहाँ इंडियन पिनल कोड इन्फोर्स्ड था या नहीं था। मतलब अगर कोई ऐसी जगह जहां इंडियन पिनल कोड इन्फोर्स्ड नहीं है वहां भी अगर कोअर्सन किया जाता है तो ये माना जाएगा कि वो एग्रीमेंट कोअर्सन के तहत किया गया था। सेक्शन 16 बताता है अनड्यू इन्फ्लुएंस को। डेफिनेशन इसमें दी हुई है। फर्स्ट जो सबसेक्शन है ये बताता है अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच that one of the party is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other। असम्यक असर। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से इंड्यूस्ड तब कहा जाएगा जब जो दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं उनके बीच ऐसा रिलेशन है कि एक पार्टी इस पोजीशन में है कि वो दूसरी पार्टी के विल को, उसकी इच्छा को डोमिनेट कर सकती है और वो पार्टी उस पोजीशन का इस्तेमाल करती है किसी अनफेयर एडवांटेज को ऑब्टेन करने के लिए। तब ये माना जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत किया गया है या उस कॉन्ट्रैक्ट में असम्यक असर है। सब क्लॉज 2 बोलता है अ पर्सन विल सेट टू बी इन अ पोजिशन टू डोमिनेट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। जो नीचे सिचुएशंस दी हुई हैं उनमें यह माना जाएगा कि वह पर्सन डोमिनेट करने की पोजीशन में था। ए, वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। मतलब जहां वह सामने वाली पार्टी पर कोई रियल या अपेरेंट अथॉरिटी रखता है और वेयर ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूसरी रिलेशन टू द अदर, या फिर जहां पर वह सामने वाली पार्टी के साथ एक विश्वास के रिश्ते के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ ये माना जाएगा कि वह पोजीशन टू डोमिनेट है, मतलब डोमिनेट करने की पोजीशन पे है। बी ये बताता है वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस और मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है जिसकी मेंटल कैपेसिटी अफेक्टेड है, चाहे वो एज के कारण हो, इलनेस बीमारी के कारण हो या फिर मेंटल या बॉडीली डिस्ट्रेस के कारण हो, वहाँ ये माना जाएगा कि वह व्यक्ति इस पोजीशन में था कि वो सामने वाले व्यक्ति के विल को डोमिनेट कर सकता था। सबसेक्शन 3 बताता है वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अपीयर्स प्राइमा फेशिया और ऑन द एविडेंस अड्यूस्ड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, दैट इज वन पार्टी इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर and has used that position unconscionable, then the burden of proving that contract was not induced by the undue influence as on the person in a position to dominate the will of another। इसका ये मतलब है कि जहाँ पे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा प्रतीत होता है, चाहे वो प्राइमा फेशिया हो या कोई एविडेंस लेने के बाद
कि वह कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत किया गया है, वहाँ पर ये प्रूफ करने की जिम्मेदारी, बर्डन ऑफ प्रूफ कि वो कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत नहीं किया गया है, उस पर्सन पर होगी जो इस पोजीशन में था कि वो दूसरी पार्टी के विल को डोमिनेट कर सकता था। उस व्यक्ति पर यह बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। नथिंग इन दिस सब सेक्शन विल अफेक्ट सेक्शन 111 ऑफ एविडेंस एक्ट। ये बोलता है कि इस सब सेक्शन में की गई कोई भी बात सेक्शन 111 ऑफ एविडेंस एक्ट को कोई अफेक्ट नहीं करेगी। उस सेक्शन में इंडियन एविडेंस एक्ट के ये दिया हुआ है कि प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजैक्शंस वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर गुड फेथ को प्रूफ करना है तो वो बर्डन उस व्यक्ति पर होगा जो एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में था। सेक्शन 17 डिफाइन करता है फ्रॉड को, कपट को। इफ एनी ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट or his agent does any of the following act or any of such act has been done with his connivance with intent to deceive another party or to induce him into the contract। इसका मतलब यह है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की कोई पार्टी या उस पार्टी का कोई एजेंट नीचे जो दिए गए हैं उनमें से कोई भी कार्य करता है या उनमें से कोई भी कार्य किया जाता है उनकी मौन स्वीकृति के कारण, इस इंटेंशन के साथ कि उसके माध्यम से वो सामने वाली पार्टी को छल सके, टू डिसीव अनदर पार्टी और टू इंड्यूस हिम इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट में लाया जा सके। और वो एक्ट्स हैं, फर्स्ट है द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी बात का जो वो जानता है कि सच नहीं है, सच की तरह उसको पेश करना, एक फैक्ट की तरह अगर वो पेश किया जाता है ये जानते हुए भी कि वो बात सच नहीं है तो वो फ्रॉड कहलाएगा। सेकंड है द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। इसका मतलब ये है, एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब होता है सक्रिय तौर पर छिपाना। अगर कोई व्यक्ति किसी फैक्ट को जिसका उसको ऑलरेडी नॉलेज है या जिस पे वो विश्वास रखता है उसको सक्रिय तौर पर छुपाने की कोशिश करेगा तो वो फ्रॉड कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई व्यक्ति एक घोड़ा लेने जाता है और वह विक्रेता से पूछता है कि क्या यह घोड़ा साउंड माइंड का है, और विक्रेता ये बात जानते हुए भी कि वो घोड़ा साउंड माइंड का नहीं है, ये पूरी कोशिश करता है कि सामने वाले व्यक्ति को जो वो घोड़ा खरीदना चाह रहा है उसको इस बात का पता न चल पाए कि वो घोड़ा अनसाउंड माइंड का है, इसके लिए वो प्रयत्न करता है, तो वो कहलाएगा एक्टिव कंसीलमेंट। थर्ड है अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। मतलब कोई भी ऐसा प्रॉमिस जो किया गया है लेकिन उसको परफॉर्म करने का कोई इंटेंशन नहीं है, तो वो फ्रॉड कहलाएगा। फोर्थ है एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। मतलब कोई भी ऐसा और कार्य जो छल करने के लिए किया गया है वो फ्रॉड कहलाएगा। फिफ्थ है एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। इसका मतलब ये है कि कोई भी और ऐसा कोई एक्ट या फिर कोई लो ओमिशन जिसको लॉ ने स्पेशली डिक्लेयर किया है कि ये फ्रॉडुलेंट ही होगा, वो फ्रॉड में आएगा। इसी सेक्शन में एक एक्सप्लेनेशन क्लॉज भी है जो बोलता है mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud। मतलब किसी फैक्ट के बारे में सिर्फ शांत रहना या मौन रखना, उस फैक्ट के बारे में साइलेंट रहना को, चाहे वो फैक्ट उस व्यक्ति के जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के विलिंगनेस को ही क्यों ना अफेक्ट करे, वो फ्रॉड नहीं कहलाएगा। अनलेस द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस आर सच दैट regard being had to them, it is the duty of the person keeping silence to speak, or unless his silence is in itself equivalent to speak। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस हैं जहाँ पर उस व्यक्ति का बोलना ज़रूरी है और उसके बावजूद वो साइलेंट रहता है या वो मौन रखता है किसी भी फैक्ट, किसी भी बिलीफ के बारे में, तो ये माना जाएगा कि उसने फ्रॉड किया है। सेक्शन 18 डिफाइन करता है मिसरिप्रेजेंटेशन को। मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड, इसमें तीन चीज़ें दी हुई हैं। पहला है द पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू।
ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बात को जो वो नहीं जानता कि वो सच नहीं है, उसको सच के तौर पे पेश करता है। ध्यान देना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बात को जिसके बारे में उसको पता नहीं है कि ये बात सच नहीं है, लेकिन वो उसको सच के तौर पे पेश करता है, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। सेकेंड है एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव गेन्स एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट और एनी वन क्लेमिंग अंडर हिम बाई मिसलीडिंग अनदर टू हिज प्रेजुडिस और टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी वन क्लेमिंग अंडर हिम। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति के द्वारा की गई कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी मतलब कर्तव्य भंग विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव, मतलब उस कर्तव्य भंग ब्रीच ऑफ ड्यूटी से उसका यह इंटेंशन कतई नहीं था कि वो इसके द्वारा छल करे, लेकिन उससे उसको एक एडवांटेज मिलता है, गेन्स एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट और एनीवन क्लेमिंग अंडर हिम, या उसके अंदर कोई भी जो व्यक्ति क्लेम कर सकता है उसको कोई एडवांटेज मिलता है और जो सामने वाले व्यक्ति है उसको किसी प्रकार की क्षति होती है, उसको कुछ भी प्रकार का हानि होता है, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। और थर्ड है कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक एज टू द सब्सटेंस ऑफ द थिंग विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट, मतलब कोई ऐसी मिस्टेक करना किसके बारे में, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट के बारे में, एग्रीमेंट का जो सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में मिस्टेक करना। और ये मायने नहीं रखता कि वो मिस्टेक वह गलती कितनी सरल थी या कितने ही भूलवश की गई हो, ये माना जाएगा कि उसने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है। सेक्शन 19 बात करता है वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट। When consent to an agreement is caused by coercion, fraud, or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of party whose consent was so caused. Voidability का मतलब होता है शून्य कर्णिता, मतलब शून्य कराने की क्षमता या शक्ति। अगर किसी पार्टी का कंसेंट फ्रॉड, कोअर्सन या मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू लिया गया है, तो उस पार्टी के पास ये पावर है, ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो कोर्ट से उस एग्रीमेंट को वॉइडेबल घोषित करवा दे, वो वॉइड करवा सकता है उस एग्रीमेंट को। अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वॉज कॉज्ड बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन मे, इफ ही थिंक्स फिट, insist that the contract shall be performed and that he shall be put in the position in which he would have been if the representations made had been true। इसका मतलब ये है कि वो पार्टी जिसकी कंसेंट फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के तहत ली गई है, वो चाहे तो और अगर उसको सही लगे तो वो ये इंसिस्ट कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस हो, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाए और उसको उस पोजीशन में रखा जाए जहां वो होता अगर मिस रिप्रेजेंटेशन ना की गई होती या अगर फ्रॉड ना किया गया होता। इसी सेक्शन में एक एक्सेप्शन क्लॉज है जो बोलता है इफ सच कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस फ्रॉडुलेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 17, द कॉन्ट्रैक्ट नेवरदलेस इज नॉट वॉइडेबल इफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पार्टी की कंसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन या साइलेंस जो फ्रॉडुलेंट है सेक्शन 17 के अंदर उसके तहत ली गई है, पर उस व्यक्ति के पास यह ऑप्शन था कि अगर वह मामूली तत्परता दिखाता तो वह सच को जान सकता था, वह उसका पता लगा सकता था, तो वह कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। इसी में एक्सप्लेनेशन क्लॉज दिया हुआ है जो बोलता है अ फ्रॉड अ मिस रिप्रेजेंटेशन विच डिड नॉट कॉज द कंसेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टी ऑन whom such fraud was practiced or to whom such misrepresentation was made does not render a contract voidable। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पार्टी की कंसेंट को फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण नहीं लिया गया है, यद्यपि उनके ऊपर कोई फ्रॉड प्रैक्टिस किया गया है या मिस रिप्रेजेंटेशन उनको कोई सा किया गया है, पर उनकी कंसेंट इससे इंडिपेंडेंट थी, उसके कारण नहीं थी, तब वह कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा।
सेक्शन 19A बात करता है पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसका मतलब यह है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जो अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत किया गया है उसको अपास्त कराने की शक्ति। व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज सो कॉज्ड। इसका मतलब है कि जब किसी एग्रीमेंट के किसी पार्टी की कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत ली गई है तो उस पार्टी के पास ये ऑप्शन होगा कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अपास्त करा सके कोर्ट से। एनी सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी सेट असाइड आइदर एब्सोल्युटली और इफ द पार्टी हु वाज एंटाइटल्ड टू अवॉइड इट हैज़ रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज टू द कोर्ट मेड सीम जस्ट। इसका मतलब यह है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जो अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत किया गया है उसको या तो पूरे तरीके से अपास्त कराया जा सकता है, दैट इज़ एब्सोल्युटली, या फिर वो पार्टी जो एंटाइटल थी इसको अवॉइड करने के अगर उसने कोई बेनिफिट रिसीव किया है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर तो कोर्ट कुछ ऐसे टर्म्स और कंडीशंस लगा सकता है जिसके तहत उसको अपास्त किया जाएगा, उसको सेट असाइड किया जाएगा। थैंक यू।